Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of New Simplified. Now JF Kennedy once said कि you cannot expect a man who's been prison for 100 years and someone who are healthy outside to compete at same pace in a race. You would have to provide some support to the man who has been in jail for 100 years. इन दिस वो एक तरीके के डिसएडवांटेज के बारे में बात कर रहे थे, तो जो इकोनॉमिक हो सकता है, सोशल हो सकता है या हिस्टोरिकल इनजस्टिस हो सकता है, जिसको हम कहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या रिजर्वेशन, जब आप इस तरीके के डिसएडवांटेज पॉपुलेशन को रिजर्वेशन देते हो। हाउएवर रिजर्वेशन इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक इन इंडिया और हमेशा इस पे सवाल उठते हैं, और रीसेंट सवाल उठते हैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पे। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द क्वेश्चन रेज्ड ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन स्पेशली ड्यूरिंग नीट एग्जामिनेशन। फिर हम देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी रिजर्वेशन में डिफरेंस क्या है। बढ़ते हैं आगे और एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई दिस वाज इन न्यूज। This was in news because government told Supreme Court that criteria, economic criteria for EWS, जो economically weaker section के लिए reservation है, वो काफी feasible है और उसमें ज्यादा changes लाने की जरूरत नहीं है। It is good to go. अब ये सुप्रीम कोर्ट तक बात क्यों पहुंची थी? बिकॉज जो नीट्स के स्टूडेंट थे उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि हाउ इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन आइडेंटिफाई बेनिफिशियरी। आप किस बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, उस मैकेनिज्म को थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। क्लैरिफिकेशन उन लोगों ने मांगी थी, नीट स्टूडेंट ने इनफैक्ट कुछ चेंजेस की भी डिमांड की थी। बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले जानते हैं कि इकोनॉमिकली ये ईडब्ल्यूएस जो आपका अबाउट ईडब्ल्यूएस, इसको यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन एक्चुअली है क्या। EWS reservation is reservation provided to economically weaker section in jobs and education. Reservation इससे पहले भी मिला था, इससे पहले आपके ST, SC और आपकी OBC पॉपुलेशन को मिला था, और फिर फाइनली आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इससे पहले सोशल कंडीशंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी रिजर्वेशन देने के लिए, जो कि आपकी इंदिरा साहनी केस में भी इसमें बता दिया गया था, राइट। इसमें हम बोलते हैं कि सोशल बैकवर्डनेस होनी चाहिए, जैसे आपके शेड्यूल कास्ट है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, एसटी है, आपका डेवलपमेंट पेस मैच नहीं करता बाकी लोगों से, ओबीसी है जो कि मॉडरेट कास्ट है, मतलब इकोनॉमी आपकी सोशली फॉरवर्ड नहीं होती और इकोनॉमिकली भी इतना अच्छा इनका स्टेटस नहीं होता, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होती है। लेकिन इकोनॉमिक क्राइटेरिया पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में सोनली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड नॉट एनी सोशल डिसएडवांटेज। तो हायर कास्ट भी जिनकी कंडीशन पुअर है उनके लिए रिजर्वेशन होती थी, राइट। और इसमें स्पेसिफिकली क्लियर कर दिया गया 2019 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके लिए आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 6 ये जॉब्स के लिए है, और ये ओवरऑल डिस्क्रिमिनेशन ना हो ये उसके लिए आपका आर्टिकल होते हैं। तो इनके लिए क्या किया गया था कि जॉब्स में और बाकी ओवरऑल सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये आर्टिकल को इसको अमेंड करके थोड़ा सा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड कर दिया गया कि सम काइंड ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और रिजर्वेशन इज टू बी प्रोवाइडेड टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब इसमें ध्यान रखा गया कि ऑलरेडी जिनको SC, ST, OBC में रिजर्वेशन मिल रखा है, उसके जो पुअर है उनको यहाँ रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एक चीज अब सवाल ये बनता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कौन सा इकोनॉमिक क्राइटेरिया होता है जिस बेसिस पे इन बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई किया जाता है, जहां पे आपकी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। नाउ इसमें दो क्राइटेरिया हैं आपके, एक तो सैलरी टोटल इनकम क्राइटेरिया कि इनकम टोटली कितनी है। तो हम बोलते हैं इनकम अगर आपकी टोटल 8 लाख से ज्यादा हो जाती है पर ईयर तो इसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे, 8 लाख पर ईयर से कम होनी चाहिए। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है कि या तो अगर आपके पास 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, अगर जमीन भी नहीं है, अगर आपका घर ऐसा है जैसे 1000 स्क्वायर फीट का हो जो फ्लैट होता है, या फिर 100 to 200 स्क्वायर यार्ड का हो, ये फ्लैट का है, अगर फ्लैट में 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट में रह रहे हो तो, और अगर फ्लैट नहीं अपनी जमीन पे घर बना रहा है आपने तो 100 से 200 स्क्वायर यार्ड्स का होगा, तो आप मतलब इससे बड़ा या इसके बराबर हो तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, इससे कम वाले एलिजिबल हो जाएंगे। ये था क्राइटेरिया कि एक तो जमीन और दूसरा इनकम, जमीन एग्रीकल्चर और आपके रहने की जगह, ठीक है, रेसिडेंशियल प्लेस और एग्रीकल्चर लैंड, दोनों के क्राइटेरिया को इसमें इंक्लूड किया गया है कि अगर आप इन कैटेगरी को अगर आप मीट कर लेते हो, इनसे कम अगर आपकी जमीन है या इनकम है तो आपको एक रिजर्वेशन मिल जाएगी। अच्छा, यहीं से फिर आपकी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है
कि कंट्रोवर्सी ये है, सबसे पहले तो ये जो एग्रीकल्चर लैंड वाला जो क्राइटेरिया है, इस पे सवाल उठने लगे कि इट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई और थोड़ा सा ये ज्यादा वेग हो जाता है। ये मतलब बहुत सारी पुअर पॉपुलेशन है जिसमें 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, मतलब एक्चुअली क्योंकि कहीं पे तो 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड आपकी बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड हो सकता है, तो वहां से आपको अच्छी खासी इनकम मिल जाएगी। लेकिन अगर यही जमीन आपको राजस्थान के लैंड में मिलेगी तो वहां पे क्या होगा, 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड से आपको सिमिलर इनकम नहीं मिल सकती। मे बी वहां 5 एकड़ में आप 8 लाख पर हर साल कमा लेते हैं, पर राजस्थान में आप सिर्फ मे बी 3 लाख कमा पा रहे हो, मे बी 4 लाख। तो इस तरीके की कंट्रोवर्सी से क्या हुआ कि इसमें बहुत ज्यादा मतलब दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, क्योंकि आप 100,000 स्क्वायर फीट की जमीन आप दिल्ली में ले लो, वो कितनी महंगी होगी, राइट ना, करोड़ों में पहुंच जाएगी वो फ्लैट। और उसी को आप ले लो वहां जाके आसाम में, मेघालय, वो तो बहुत सस्ती होगी। तो आप ये देखिए कि जमीन आसमान का फर्क हो जाता है सिमिलर फ्लैट आप किस सिटी में ले रहे हो। इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ईडब्ल्यूएस में कि ऑब्जेक्टिविटी नहीं रही इन क्राइटेरियाज की वजह से, राइट। दैट्स वाई इसमें डिमांड की गई कि इनमें थोड़ा चेंजेस किया जाए। तो अब यहाँ पे फिजिबिलिटी आ जाती है कि, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये नहीं, ये रीजनेबल है और ओवरऑल बैलेंस्ड है, इससे ना एक्सक्लूजन इंक्लूजन के एरर नहीं होते ना। जो गवर्नमेंट ने इसलिए बोला कि जो 8 लाख की वजह से, कि जो ये जो 8 लाख की लिमिट है ये इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट भी है, कि अगर कोई 8 लाख से कम अर्न कर रहा है तो वो टैक्स स्लैब में नहीं आता। अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आता, टैक्स नहीं पे करते, आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम आपको पुअर मान रहे हैं, तो आपको रिजर्वेशन भी मिल जानी चाहिए। तो ये तो चलिए ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो गया। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ लोगों ने कंप्लेन की कि यू आर एक्चुअली ओनली, आप ना ओबीसी को इमिटेट कर रहे हो, कुछ नए चेंजेस नहीं लाए। देन गवर्नमेंट से इट इज नॉट एन इमिटेशन ऑफ ओबीसी, इनफैक्ट ईडब्ल्यूएस इज मोर स्ट्रिंजेंट देन ओबीसी, क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन देने के लिए जब 8 लाख का ही क्राइटेरिया यहाँ पे भी यूज करते हैं, यहाँ पे भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप 8 लाख इनकम ढूंढते हो तो पिछले 3 साल की कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की एवरेज इनकम निकाली जाती है और आपको 3 साल बाद इसको अपडेट करना होता है। ईडब्ल्यूएस आपको हर साल अपडेट करना होता है। तो अगर गलती से इस साल आपकी 7.6 लाख है और अगले साल आपकी 8.1 लाख हो गई, तो आप बाहर, आप 3 साल का वेट नहीं करोगे, उसी साल आपको बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा, ओबीसी कैटेगरी में एग्रीकल्चर और आर्टिशन के सोर्सेस से जो इनकम आती थी उनको एग्जम्पशन दे रखी, उनको उस इनकम को इंक्लूड नहीं करते। जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमने देखा कि यहाँ पे हम हर सोर्स की इनकम को इंक्लूड करते हैं। तो गवर्नमेंट ये रीजन देती है कि हमने इसीलिए एग्रीकल्चर का ना एक थ्रेशोल्ड मार्क किया, क्योंकि एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के ऊपर जो इनकम होगी उसके बाद आपको मतलब आपको एग्जम्पशन नहीं मिलनी चाहिए, मतलब आपको उसके बाद आपको इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। नाउ अब इसके बाद आपकी जो कमेटी आई, कमेटी क्या कहती है, कमेटी मतलब कि आगे क्या कर सकते हैं इस कंट्रोवर्सी से काम करने के लिए ना। तो कमेटी बोलते हैं रेसिडेंशियल क्राइटेरिया हटा दीजिए, बिकॉज दिस इज वैलिड। काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। आप दिल्ली में इतने स्क्वायर यार्ड का फ्लैट लो और चाहे आप मेघालय आसाम में लो, तो ठीक है, ये हटाया जा सकता है एग्रीकल्चर क्राइटेरिया भी। लेकिन उन्होंने बोला एग्रीकल्चर क्राइटेरिया मत हटाइए। रेसिडेंशियल क्राइटेरिया में भी चाहे डिफरेंस हो, लेकिन एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा वास्ट डिफरेंस नहीं आता। फिर उन्होंने बोला कि दूसरा, एक्सक्लूजन इंक्लूजन एरर से डील करने के लिए 3 ईयर का फीडबैक लूप बैठाओ, क्योंकि आज आपने जो 8 लाख की इनकम सेट की है, अगले 5-10 साल बाद क्या होगा, 8 लाख इनकम तो बहुत कम हो जाएगी। तब एवरेज इनकम लोगों की ज्यादा हुआ करेगी, तो मे बी आप इनकम टैक्स में 10 लाख क्राइटेरिया डालोगे, तो ये भी तो अपडेट होना चाहिए। तो उन्होंने बोला 3 साल की फीडबैक लूप डालो। फिर उन्होंने बोला कि एक इंक्लूजन एक्सक्लूजन इसलिए होता है, पीपल आर रिच एब्सोल्युटली, लेकिन वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में आते हैं तो उनकी इनकम पता नहीं चलती। देन कमिटी सेज कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा को यूज करो और उस डेटा से एक्चुअल इनकम स्टेटस लोगों को आइडेंटिफाई करो एक्सक्लूड और इंक्लूड करने के लिए। देन इट सेज आप जब भी चेंज लेकर आ रहे हो ना, तो उसको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि होता क्या है, आपने इस साल इंट्रोड्यूस कर दिया, अब उसके बाद क्या होगा, सारे नीट और ये सब जेईई सबके एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सब में चेंजेस हो, सबको अपना डेटा वगैरह सब उखड़ना पड़ता है वगैरह, जिसकी वजह से हर साल चेंजेस आते हैं। नाउ दिस इज व्हाट द कमिटी हैज सेड कि थोड़ा सा आप इसमें फीडबैक मैकेनिज्म ठीक कीजिए, अपने डेटा को ठीक कीजिए, ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कीजिए और मैकेनिज्म में कुछ कुछ ट्विक्स आप कर सकते हो इसको बेटर इंप्लीमेंट करने के लिए ना। आई होप इसके बाद आपको पूरी कंट्रोवर्सी समझ में आ गई हो कि कंट्रोवर्सी थी किस लिए और क्या क्या चेंजेस चाहिए थे। दूसरा, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन होता क्या है, किस लिए लाए गए। बाकी ओवर आप रिजर्वेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो फॉरमाइज की वेबसाइट पर रिजर्वेशन आप डालेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।
Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.